स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं इंटर सेकेंड ईयर की फिजिक्स। और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आज हम लोग शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं हम लोग पहले उसको कवर करेंगे। आप लोगों को पता है कि ये वैश्विक जो है संकट की वजह से या महामारी की वजह से आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% तक लगभग कम कर दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं, कहाँ से कौन से चैप्टर आने वाले हैं, इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में हमारा सिलेबस कितना है। जब तक हम सिलेबस नहीं जान पाएंगे तब तक एक्चुअल में एक सही रणनीति हमारी तैयार नहीं हो पाएगी। और हमें क्या करना है, एक रणनीति के तहत नीतिगत तरीके से हमको पढ़ाई करना है और अपने एक टाइम टेबल के माध्यम से। और हमारा सबसे पहला यही परम कर्तव्य है कि हम जानें कि वास्तव में हमारी टॉपिक कौन कौन सी है, हमें पढ़ना क्या क्या है। जहां हम देख रहे थे कि पिछले सत्र में सिलेबस बहुत ज़्यादा था, इस बार काट करके बहुत कम कर दिया गया। मात्र 70% आपको पढ़ना है, यानी कि 30% पूरा का पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ 70% हम लोग कवर करेंगे। विद्यार्थियों, इसमें आपको जो पढ़ना है मेन जो 70% में, इसमें हम सब लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी के बारे में। स्थिर विद्युतिकी पढ़ेंगे और उसके बाद जो जरूरी चैप्टर है आपका, इसके बाद वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारा जो है एक जरूरी चैप्टर है। और आपको जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये 8 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्थिर विद्युतिकी के बारे में। और जो वैद्युत धारा पढ़ेंगे, वैद्युत धारा लगभग 7 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर से जितने भी चैप्टर ये सब हैं आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हम आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में समझा रहे हैं क्योंकि दोनों पार्ट हमको समझना रहेगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट हमको समझ करके चलना है। अर्थात सेक्शन ए सेक्शन बी यानी खंड का और खंड खा के बारे में समझना है। ठीक है, और हम लोग दोनों पोर्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या और सेकंड पोर्शन में क्या है, सबसे पहले हमको यही जानना है। तो विद्यार्थियों आपको बता दें, पहला जो है हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी के बारे में, और सेकंड जो पढ़ेंगे वो है हमारा वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जितनी भी टॉपिक्स आने वाली रहेंगी इसको जानना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हम तो कहते हैं कि आप लोग पेन कापी लेकर के बैठें और पेन कापी के माध्यम से आप क्या करें, इसको पहले नोट करते जाएं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी ये बात नहीं पता है कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपने टॉपिक को कलेक्ट करिए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। जब तक आप इसे नहीं जान पाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है, तब तक सही रणनीति बन नहीं पाएगी और फिर आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी, और दूसरा पढ़ेंगे धारा विद्युत के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के बारे में। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराओं को पढ़ेंगे। फिर इसी में आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इतने चैप्टर पूरे पढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 चैप्टर आपको इधर से पढ़ने हैं। सेक्शन ए से केवल 5 चैप्टर हैं जो आप लोगों के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों, इन्हीं 5 चैप्टर को हमको पढ़ना रहेगा। हम आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से, पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थिर विद्युतिकी के बारे में। स्थिर विद्युतिकी, और इसी के बाद इसी के क्रम में लगा हुआ है दूसरी टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आप पढ़ेंगे धारा के बारे में, यानी कि इसमें दूसरी टॉपिक रहेगी वैद्युत धारा। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, ये सब एकदम आसान टॉपिक्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको हाई स्कूल में पढ़े हो, वैद्युत धारा वगैरह, ओम का नियम पढ़े हैं, आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े हैं, तो ये सब आप लोगों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए कि बस टॉपिक को लिखते जाइए और सारी टॉपिक पर हम बारी बारी से जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व।
तो विद्यार्थियों इस तरीके से हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी के बारे में, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के बारे में। और इसी क्रम में लगी है अगली टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सी टॉपिक है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है चौथी टॉपिक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। क्या पढ़ना है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये सब जितनी टॉपिक्स आएंगी ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी और इसी को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक और रहती है, पांचवी टॉपिक देख लीजिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और कनेक्ट कर लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धाराएं। तो ये जितनी भी टॉपिक हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन ए के तहत, यानी कि खंड का के तहत इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सिलेबस ही, सिलेबस नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सिलेबस जानना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्या क्या है? स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में, और फिर तीसरी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चौथा चैप्टर है इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। हालांकि आप लोग इसे पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में। उसके बाद पांचवा चैप्टर आएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन ए ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट है हम वो बता देते हैं। जो अगला जो सेक्शन है, सेक्शन बी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण है, इसको समझना अनिवार्य है, ठीक है। तो दूसरी टॉपिक है, आप लोग लिखिएगा प्रकाशिकी। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाशिकी जो है तो जैसे हाई स्कूल में आप पहला चैप्टर पढ़ के आए हो वही टॉपिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप लोग लिखेंगे प्रकाशिकी के बारे में, ठीक। प्रकाशिकी बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, वो रहेगी इसमें द्रव्य और द्वैत प्रकृति। क्या रहेगी? द्रव्य और द्वैत प्रकृति। जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है पहले तो उसी को जानेंगे, फिर अगली टॉपिक, फिर पढ़ेंगे हम लोग परमाणु और नाभिक। क्या पढ़ेंगे? परमाणु और नाभिक के बारे में, ठीक। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए पहले इसको, फिर जो है शुरू किया जाए अपने सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में। लास्ट एक टॉपिक और रहेगी इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, चौथी। क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो ये है आपका सेक्शन बी, यानी कि खंड ख है ये। और यही हम लोगों को क्या करना रहेगा? पढ़ना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण है आपको हमने बता दिया। फिजिक्स से जो आने वाला है आपका यही है। इसी कुल मिलाकर के जो आप सेक्शन ए में आप लिखे हैं और ये जो सेक्शन बी है, आपके एग्जाम में यहीं से पूरा पूछा जाएगा और बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई कुछ कहता भी है कि नहीं ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है या ये पढ़िए, तो आप लोग उसे मत पढ़िएगा। अगर आप इंटरमीडिएट की क्लास 12th की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा इतनी टॉपिक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और यहीं से पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको लिखिए और इतनी टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ में आप लोगों को रिस्पांस ज़रूरी है। हम देखेंगे कि आप लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, फिर उसी के आधार पर आपकी पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। दरअसल हम आपको इसमें थ्योरी तो पूरा बताएंगे ही, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ यानी सिद्धांत तो पूरा पढ़ाया ही जाएगा जो भी है। थ्योरी के साथ साथ आपका इसमें न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी टॉपिक ऐसी नहीं रहेगी जो छूटे, यानी 100 का 100% मैटर या सिलेबस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और मैटर भी आपको उपलब्ध होंगे। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस विद्यार्थियों चाहिए तो आपका साथ, आप लोग बस लगातार साथ लगे रहिएगा, फिर हम लोग
और आप लोग दोनों लोग मिल करके अच्छा परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी आपके मित्र हैं उनको बताइए कि अब पढ़ाई शुरू हो गई है और मेहनत करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे अभी हम थोड़ा सा शुरुआत करें जैसे फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो पढ़ाई का जो क्रम रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम सेक्शन ए से एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर सेक्शन बी से एक चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कि खंड का एक अध्याय पढ़ाएंगे और फिर खंड इधर खा का एक अध्याय पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर दोनों तरफ से, यानी बैलेंस बना रहे, संतुलन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत घबराइएगा आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो विद्यार्थियों याद रखना, आज तक जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं हम लोगों से वो जल्दी फेल नहीं हुए हैं, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए हैं और हमेशा लाते रहेंगे। उसका कारण ये है कि हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं और जितना हो सकता है उतना मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और आपके साथ पूरी उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले चैप्टर में जैसे हम लोग देखें तो हम लोग पढ़ते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के संदर्भ में। तो आपको बता दें कि आवेश जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को पता है कि आवेश कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश के बारे में पढ़ते हैं ना। सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, धनावेश के बारे में और ऋणावेश के बारे में। अब जैसे आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋणावेश। अब इनकी प्रकृति के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि धनावेश जो होता है और धनावेश, अगर 2 धनावेश अगर पास पास हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। धनावेश धनावेश, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के अगर हम लाएं इनको तो ये हमेशा क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, यानी ये आकर्षित नहीं होंगे। इनमें होता क्या है कि एक बल लगता है, इधर से जैसे एक बल कार्य कर रहा है और इधर से भी एक बल कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो होगा वो क्या कार्य करना शुरू कर देगा? प्रतिकर्षण का बल। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, अब इसको बोला जाएगा जैसे एक धनावेश ये है, एक धनावेश ये है, जब दोनों चार्ज एक जैसे होंगे तो इसको बोला जाता है सजातीय आवेश। क्या बोला जाता है? सजातीय आवेश बोला जाता है, ठीक है विद्यार्थियों, सजातीय आवेश। इसी तरीके से एक होता है विजातीय आवेश। क्या होता है? विजातीय आवेश। और इस विजातीय आवेश में किसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं? तो विजातीय आवेश के संदर्भ में जब हम लोग चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, तो बताते हैं कि जैसे एक धनावेश है, क्या है? एक धनावेश है, और दूसरा क्या है विद्यार्थियों? ऋणावेश है। और जब धनावेश और ऋणावेश जब पास पास आएंगे तो ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये क्या होंगे? आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। इसको जब हम पास लाने की कोशिश कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था? दूर भाग रहा था, ठीक है। परंतु जब धनावेश और ऋणावेश अर्थात जब विजातीय आवेश को जब पास पास लाया जाएगा तो दूर नहीं जाएंगे बल्कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें एक आकर्षणात्मक बल कार्य करता है। विद्यार्थियों प्रश्न ये है कि हम आपको धनावेश और ऋणावेश के संदर्भ में क्यों बता रहे हैं? धनावेश और ऋणावेश के संदर्भ में जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर हम इस विद्युत धारा जैसी टॉपिक को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे लिए आवश्यक है वो ये है कि सबसे पहले जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो आपकी आधारशिला वाली चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग उसको कनेक्ट करें। जैसे आप लोगों को पता है कि द्रव्य होता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती, गैस होती हैं। वैसे ही आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी तरीके का कोई आवेश नहीं होता। विद्यार्थियों इस पर जो कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि इस पर जो है तो समान आवेश हो जाता है। और इसी तरीके से जो हम आपको ऋणावेश के बारे में बता रहे हैं, पूरा जो सब कुछ समझना है, पूरी फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे इधर धारा से संबंधित या फिर विद्युत से संबंधित, इसमें सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होगा आपका वो ऋणावेश रहेगा, ठीक है। ऋणावेश क्या रहेगा? ऋणावेश रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो हम पढ़ेंगे इसमें वो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जानेंगे। विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन के बाद इसी में आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में जानना कि आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में चर्चा करने के बाद इसी में हम लोग जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, इनको भी जानना जरूरी है। विद्यार्थियों, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब तक हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है आगे की कोई बात हमको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम में लगभग प्रतिवर्ष पूछी जाने वाली टॉपिक है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम इन सब बातों को पढ़ेंगे नहीं, इसलिए आज की क्लास में हम आपको सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई में पूरी तरीके से उपयोगी होंगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन टॉपिक तभी समझ में आएगी जब आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसलिए विद्यार्थियों इसको पढ़ो। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। जैसे हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, आप जानते हो कि ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और नाभिक के बाहर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जैसे देखिए नाभिक है, तो नाभिक के जो पास वाली कक्षा है इलेक्ट्रॉन पर, जो नाभिक के पास वाली कक्षा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक उस पर तो बहुत ज़्यादा बल लगाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर इस कक्षा में नाभिक जो है कम बल लगा पाएगा, ऐसे अगर इस कक्षा में आए तो इसमें और कम बल लगा पाएगा। हो सकता है कि नाभिक जो है इस कक्षा पर बल लगा ही ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा हम लोगों के साथ, वो जान लेते हैं हम। दरअसल होता क्या है, जैसे ये अंतिम कोश है, अंतिम कोश को क्या कहते हैं इसको समझना है, इसी को बोला जाता है संयोजी कोश। क्या बोलते हैं इसको? संयोजी कोश बोला जाता है। विद्यार्थियों, बहुत ही डिटेल में समझिएगा, हम आपको बताने चल रहे हैं पूरी टॉपिक की वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, और अन्य चीज़ें कैसे परिभाषा बनी हुई हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने बताया कि जैसे नाभिक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर चारों ओर देख रहे हैं अनंत वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो सबसे पास वाली कक्षा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बल इसमें लगेगा, फिर उसके बाद इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा, और क्रमानुसार क्या हो जाएगी, इसकी जो बल लगाने की क्षमता इस पर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। और अंततः हम यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि नाभिक इस पर बल न लगा पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी कक्षा से पूरी तरीके से क्या होने लगेगा, स्वतंत्र होने लगेगा। और जब ये अपनी कक्षा से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा तो यही इलेक्ट्रॉन चलेगा बाहर, और जब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होता है तो इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या समझना है, जैसे आपकी जो परिभाषा बनी है, आप लोग पढ़ते चले आए वैद्युत धारा के संदर्भ में कि वैद्युत धारा क्या है, आपसे पूछा जाता है। तो वैद्युत धारा थोड़ा सा हम जान लेते हैं वैद्युत धारा के बारे में। जब तक आप क्या रहते हैं, आप 9th में रहते हैं या 10th में रहते हैं, आपको बताया जाता है वैद्युत धारा के बारे में, थोड़ा सा जनरली ऐसे ही जानेंगे। ठीक है, और फिर अगली टॉपिक फिर समझने का प्रयास करेंगे। वैद्युत धारा, तो आपको पढ़ाया जाता है वैद्युत धारा के संदर्भ में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्या पढ़ाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, या प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, या वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, यहाँ पर आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा, ये पूरी तरीके से अपनी कक्षा से कैसे हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब इस पर किसी तरीके का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। और जब इस पर बल कार्य नहीं होगा तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, और स्वतंत्र हो जाएगा तो चलना शुरू होगा, और जब चलेगा तभी क्या उत्पन्न होगी, वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक धातु है। अगर ये धातु है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। ठीक है, जैसे इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक की परिसीमा के भीतर, वैसे तो यह अचालक है, ठीक है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वैसे गीली लकड़ी जो होती है वो चालक होती है, सूखी अचालक होती है, परंतु हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये धातु है। और धातु है तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस चालक के परिसीमा के भीतर क्या करना शुरू कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये गति करना प्रारंभ कर देंगे तभी क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी क्या है, इसमें धारा है। ठीक है, इसलिए
मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझना हमारे लिए जरूरी था। उम्मीद है आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में समझ में आया होगा और वैद्युत धारा क्या है ये भी आई होगी। पहले छोटी छोटी टॉपिक को हम पढ़ते चलेंगे। जैसे हमने आपको बताया सजातीय और विजातीय आवेश के बारे में कि अगर सजातीय आवेशों को अगर पास मिलाओगे तो ये कभी एक दूसरे से जो है तो पास नहीं आएंगे या आकर्षित नहीं होंगे, हमेशा प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन अगर वहीं विजातीय आवेश को अगर हम पास लाएं तो तुरंत क्या होंगे, बड़ी तेजी के साथ आकर्षण में आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो चालक के परिसीमा के भीतर इधर उधर अनियमित रूप से अनियमित दिशाओं में क्या कर सकते हैं, गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरीके से ये सब टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे वैद्युत धारा हम पढ़ते हैं तो यहीं पर हमको पढ़ना पड़ता है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। आप लोग हालांकि जानते हो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो 10th में। अब जैसे इसमें हम धारा का प्रवाह करना शुरू कर दें तो इस चालक का, इस पदार्थ का खुद का अपना गुण होता है कि उस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाएगा आपका वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वही कहलाएगा। इसलिए अब देखिए ये जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं इन्हीं को कवर करना है। जब छोटी छोटी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जब हमें आने लगेगी ये छोटी छोटी टॉपिक्स, तभी जो है सारी बड़ी टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो विद्यार्थियों जितनी छोटी टॉपिक आपको बताएंगे इसे आप अनर्गल या बेवजह मत समझिएगा कि ये अतिरिक्त है, ये फालतू की टॉपिक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी टॉपिक्स आपको बताई जाएंगी ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके भविष्य या कैरियर को संवारने में मुझे जो करना पड़ेगा, जो चीज़ें बतानी पड़ेंगी वो सब मैं बताऊंगा। परंतु आपको बड़े धैर्य के साथ बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। अब विद्यार्थियों जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसी में कूलाम का नियम, आइए अब सीधा अपने चैप्टर पर आ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो देख लेते हैं। चैप्टर में आने पर सबसे पहले इंटर सेकेंड ईयर में हम कूलाम का नियम पढ़ाते हैं क्योंकि है तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें में क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण। अब एग्जाम में तो कभी नहीं है आवेश संरक्षण, लेकिन आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब आवेश संरक्षण पढ़ने का क्या मतलब है कि आवेश में छोटी सी बात है केवल एक कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी को कह दिया गया है क्या, वैद्युत आवेश का संरक्षण। जैसे आप क्लास 9th में पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ भी सेम वही बात है आवेश संरक्षण के मामले में। अब सिलेबस में तो थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे कि बताया नहीं गया है। देख लीजिए आवेश संरक्षण, क्या नाम है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के बारे में हम बता रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए टॉपिक एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है लेकिन आपको जानना भी है। इसमें जैसे हमने बताया आवेश संरक्षण के संबंध में कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप किसी के सामने अगर प्रस्तुत होंगे या कभी भविष्य में किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ जैसे बोल देंगे कि हमने एक आवेश को उत्पन्न किया या आवेश को नष्ट किया तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आवेश तो पूरी तरीके से विद्यमान है। ठीक है, और इसको हम अपने से कुछ भी इसमें नहीं बना पाते हैं कुछ। ठीक है, न इसको उत्पन्न कर पाएंगे ना तो नष्ट ही कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने बताया कि आवेश संरक्षण टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी हमें चर्चा करना है क्योंकि ये जो छोटी छोटी टॉपिक रहेंगी जब इसको पढ़ते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या कि धीरे धीरे हमारी नींव मजबूत होती चली जाएगी। और जानते हैं ना, नींव मजबूत हो जाए तो चाहे इतना बड़ा मकान बनाओ वो सब क्या करता चला जाता है, बनता चला जाता है आसानी से और मजबूत होता है। इसी तरीके से हम भी आपके साथ करेंगे। क्या करेंगे कि आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे और बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे लगातार। जैसे अभी हमने क्या बताया, सजातीय और विजातीय आवेश के बारे में। सजातीय आवेश क्या होते हैं,
जिनमें दोनों में एक ही प्रकृति हो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। अगर धनात्मक होगा पास में लाएंगे, दूर भागेंगे। अगर विजातीय आवेश है तो क्या होगा, पास में आएंगे। इसी तरीके से हमने आपको वैद्युत धारा के संदर्भ में बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बारे में आप लोगों से और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आगे जब अभी चैप्टर में आएंगे तब ये पहला दिन है, इसलिए आपको सिर्फ जो थोड़ी बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं, आपको सिर्फ उतना बता रहे हैं। जब आपके चैप्टर में प्रवेश करते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़ते हैं, आवेश संरक्षण। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा आवेश संरक्षण के बारे में तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा आवेश संरक्षण क्या होता है। आप लोग क्या बताएंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बस इतनी सी जरूरी बात है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कूलाम के नियम के बारे में, जो आप लोगों के लिए जरूरी रहेगी। सिर्फ उन टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, बाकी की किसी टॉपिक पर बात नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जितना इम्पोर्टेंट है हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। विद्यार्थियों, आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हम उन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज जो बात करने चल रहे हैं हम लोग, वो है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के संदर्भ में हम लोग जानना चाहेंगे कि कूलाम जी ने कौन सा नियम दिया था, क्योंकि ये जो है टॉपिक लगभग हर साल आपके एग्जाम में देखा जा रहा है कि आ ही रही है। इसलिए हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लोग ये टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि हम लोग क्या करना है कि नंबर लेना है। ठीक है, तो चलिए कूलाम के नियम के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। ये देख लेते हैं कूलाम का नियम आखिर क्या होता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्थिर बिंदु आवेश है Q या Q1, और थोड़ी दूरी पर यहाँ पर क्या है, एक स्थिर बिंदु आवेश है आपका Q2। ठीक, और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि R है। ठीक है, ये एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश है Q2। अब कूलाम का नियम हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम बता रहे हैं आपको कि एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और एक दूसरा बिंदु है Q2। ठीक है, और बीच की दूरी क्या है, इनके R है। अब आप ये बताइए, ये आवेश है, ये भी आवेश है, तो आवेशों के बीच बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल बल कार्य करेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि आवेशों के बीच बल कार्य करेगा, चाहे वो आवेश धनावेश ऋणावेश हो, चाहे वो ऋणावेश धनावेश हो, चाहे वो धनावेश धनावेश हो या फिर ऋणावेश ऋणावेश हो। ठीक है, उनकी प्रकृति चाहे जैसी हो, लेकिन वो क्या करेंगे, बल जरूर लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो हम क्या मान ले रहे हैं कि इनके मध्य में जो बल कार्य कर रहा है वो बल कितना है, वो बल है F। क्या है, बल जो है वो है आपका F। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब देख लेते हैं कूलाम जी ने बताया क्या। कूलाम जी ने बताया कि जो इनके बीच बल पाया जाता है, ठीक है, क्या जो इन आवेशों के बीच बल पाया जाता है वो बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों, एक वर्ड आया यहाँ पर, अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब है, थोड़ा इस चीज़ को समझ लेते हैं। होगा क्या कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसका मतलब ये है कि ये जो बल है ये इन्हीं आवेशों पर निर्भर करेगा। यानी बल का मान उतना बढ़ेगा जितना ज़्यादा हम आवेश को बढ़ाएंगे या आवेशों के गुणनफल को बढ़ाएंगे। अगर आवेशों के परिमाण को कम कर दिया जाए तो बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आवेशों को बढ़ा दिया जाएगा, आवेश के परिमाण को बढ़ा दिया जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कूलाम जी ने सबसे पहले बताया वो बताया कि जो बल होता है इन आवेशों के मध्य जो बल पाया जाता है ये बल क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आगे की बात देख लेते हैं कि और इन्होंने क्या बताया। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और फिर इन्होंने बताया कि जो F होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसका क्या मतलब होता है, ये जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, पहले इन्होंने क्या बताया कि जो बल पाया जाता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच में जो दूरी पाई जाती है ये दूरी जो बल है, बल दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आप दूसरा समीकरण बना लीजिए।
दरअसल कूलाम जी ने सिर्फ इतना ही पता करना चाहा कि आखिर इन आवेशों के बीच में जो बल पाया जा रहा है इसका व्यवहार क्या है और ये किस पर निर्भर करता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है या फिर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद देखा कि जो आवेश है आवेशों पर ही क्या है ये बल निर्भर करता है, जो इनके बीच में बल पाया जा रहा है। ठीक है, अगर आवेश को घटा रहे हैं तो बल घट जा रहा है, आवेश को बढ़ा रहे हैं तो बल बढ़ जा रहा है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात, जब इन्होंने क्या किया कि देखा कि जैसे दूरी को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा तो क्या हो रहा है, जितना दूरी बढ़ा रहे हैं उसके वर्ग के रूप में क्या कम बल कम हो रहा है। जैसे होता क्या है, देखिए इधर बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर दूरी को वो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर कम कर रहे हैं, दूरी को कितना कम कर रहे हैं 2 मीटर, तो यहाँ पर इसके वर्ग के रूप में 2 दूनी 4 न्यूटन का बल कम हो गया अपने आप। इस तरीके से वर्ग के रूप में क्या हो रहा था, बल की कमी हो जा रही है। और बाद में उन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों नियमों को क्या कर दिया, वो संयुक्त कर दिए। यानी यही जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया उन्होंने, कंबाइन कर दिया, संयुक्त कर दिया। और संयुक्त करने के बाद विद्यार्थियों क्या हुआ, देखिएगा कि इन दोनों को मिलाया गया तो आया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या आ गया R²। हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी बताया, कूलाम के नियम की जो बात थी उसी के संदर्भ में बात करते हुए आपको हमने बताया कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि आवेशों के बीच में जो बल पाया जाता है, बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है विद्यार्थियों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 वो लिखा है आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। और संयुक्त करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ से जब इसको संयुक्त करते हैं तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देता है। आपको बताया गया 10th में भी 9th में भी कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, K आ जाता है, और ये है K1 Q1 Q2 अपान R²। ठीक, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई एक नियतांक अवश्य आता है, और यहाँ पर नियतांक के रूप में अगर हम बात करें तो वो क्या है, वह आपका K है। क्या है, K। और क्या K एक्चुअल में क्या होता है, तो K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। और ये निर्भर किस पे करता है, इन्हीं आवेशों पर और बीच की दूरी पर। आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में कि ये जो कांस्टेंट है K है, ये किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये आवेशों के बीच के